तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम घटना चक्र के ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। दोस्तों हम बता दें ये संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत के संपूर्ण विश्व की 17.5% है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसलिए हमारा विकल्प क्या होगा, बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा या उत्तरी में से कोई नहीं। तो हम बता दें दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ये उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां क्या है दोस्तों, मिजोरम। ये 8 राज्य है भारत के जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही। ये उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। भारत विस्तृत है दोस्तों, भारत जो है ना, इसमें अगर ऑप्शन में हम देखें तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन इसमें क्या है, कोई नहीं है। यहाँ हम देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो भारत जो विस्तृत है वो कितना है, 37 डिग्री 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है, जो इन ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में। दोस्तों देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में आइजल है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा नगर है, आइजल। बाकी भोपाल और रांची क्या है, दक्षिण में दोस्तों, क्या है, भोपाल और रांची क्या है, दक्षिण में। चलिए यहाँ देखते हैं, दिए गए नगरों में आइजोल नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल एवं रांची कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नगर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाए जाते हैं। दोस्तों ये 5 घंटे का अंतर पाए जाते हैं। कितने घंटे का अंतर पाए जाते हैं, 5 घंटे का। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। यहाँ भी देख लेते हैं, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में 5 घंटे का अंतर पाया जाता है, अतः विकल्प बी सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। ये दोस्तों है बघेलखंड। ये बघेलखंड पठार है दोस्तों, जिसमें कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। चलिए थोड़ा यहाँ हम विस्तार से देखते हैं दोस्तों। बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर यानी क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो इस तरह से ये बघेलखंड क्या होगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं।
ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितने आगे रहता है? तो दोस्तों ये बता दें आपको, ये 5.5 घंटा आगे रहता है। कितना रहता है दोस्तों? 5.5 घंटा आगे रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटे यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत में 82.5 डिग्री ई के देशांतर के मानक मध्य रेखा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मध्याय रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री है। दोस्तों अगर प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करें तो कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। और ग्रीनविच रेखा के रूप में माना जाता है। और इसी को किस रूप में, किस रेखा के रूप में माना जाता है? ग्रीनविच ग्रीनविच रेखा के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है, तो 5.5 घंटा दोस्तों आगे रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों मैक मोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा विस्तार से यहाँ देखते हैं। भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैक माहून रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैक मोहन द्वारा किया गया था। इसीलिए दोस्तों भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैक मोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण कब किया गया था दोस्तों? 1914 में। किसके द्वारा? सर हेनरी मैक मोहन द्वारा किया गया था, इसलिए इनके नाम पर पड़ गया मैक मोहन माहून। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ दोस्तों हम बता दें, म्यांमार के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो है ना भारत के ये जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार के साथ इनकी जो सीमा है मिलती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। यहाँ देखते दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा कहाँ किससे मिलती है? म्यांमार को स्पर्श करती यानी छूती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? अब देखिए भारत के साथ दोस्तों है ना, ये बांग्लादेश का है ना सबसे अधिक लंबी सीमा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही का पहचान कीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। शिवालिक ब्रह्मा हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो दोस्तों ये आपको बता दें हम आपको, ये जो ग्रेटर हिमालय है अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, ये ऑप्शन सही है। शिवालिक ब्रह्मा हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही। केवल 1 और 3 सही है। अब थोड़ा सा यहाँ विस्तार से हम समझ लेते हैं। ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, ये बात सही है। शिवालिक ब्रह्मा हिमालय जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 3 इसका क्या होगा? सही होगा। आगे चलिए प्रश्न को देखते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर मनन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभूमिति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्भ में हुई है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरणा के फलस्वरूप हुई है। ये दोस्तों सही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही है। यहाँ पे देख लेते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहि बहिर्शाही है। यह एक समतल भूमि है जो घर्षण के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया, अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संभूति में हुई है, तो कथन 2 भी सही है। शिव के अनुसार गंगा के विशाल जो गर्त में होता है, इसलिए कथन 3 भी अगर्रक में होता है, इसलिए 3 भी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ये बता दें दोस्तों, रोहतास। क्या है? रोहतास। चलिए यहाँ देखते हैं। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल है। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विभिन्न भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? रोहतास में। और यहाँ भी क्या था? रोहतास है। यानी धारवाड़ जो है वो स्तरीय रचना वाला नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका भाग था दोस्तों? गोंडवाना लैंड का। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था गोंडवाना लैंड का। चलिए यहाँ देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा विस्तार समझते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। यह विशाल महाद्वीपीय क्रीटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से विभाजित हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित भौतिक यानी फिजियोग्राफिक इकाइयों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। केंद्रीय उच्च भाग, मैदान भाग, तटीय भाग या उत्तरी भाग। तो हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, पहले आएगा तटीय भाग। ठीक है, उसके बाद आएगा केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद आएगा महान मैदान और चौथा में आएगा उत्तरी पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा? सही हो जाएगा। और हम विस्तार से समझते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम निम्नलिखित है। पहले कौन आएगा? तटीय मैदान, दूसरा केंद्रीय उच्च भाग, तीसरा महान मैदान और चौथा उत्तरी पर्वत आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल या जांस्कर। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये पहले देखिए काराकोरम होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों? लद्दाख होगा, उसके बाद जांस्कर होगा, लास्ट में क्या होगा मेरा? पीर पंजाल होगा। ये उत्तर से दक्षिण की क्रम है दोस्तों। तो यहाँ पर लेते हैं लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल तथा जांस्कर पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। गंगा के मैदान को एक डॉट डॉट के रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों। किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो जियोसिनक्लाइन, जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी क्या होगा? सही होगा। यहाँ देखते हैं दोस्तों, गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भू अभिनीति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा।